को मेरा नमस्कार। मैं सचिन सिंह अपने YouTube चैनल नर्सरी और डेस्टिनेशन विद सार्वी में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे, गरीबों की मदद करते रहिए जितना भी कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि आप लोगों के घर के अगल बगल कोई भूखा न सोए, ठीक है। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने मुग़ल प्रशासन के जितने भी फैक्ट्स थे उनको कवर कर लिया था। अब इस वीडियो में उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैंने कवर करने का प्रयास किया है। इसको आप लोग कवर कर लेंगे तो उनसे जो भी अधिकारी वगैरह या तो उनके प्रशासन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो गलत होने की संभावना एकदम कम होगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बने हैं इससे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, मुगलों के राजत्व सिद्धांत का मूल आधार शरीयत था। कथन ये है। कथन दूसरा क्या है, बाबर ने बादशाह को पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि माना। तो पहला वाला तो मैंने बताया था कि मुगलों के राजत्व सिद्धांत का मूल आधार क्या है, शरीयत। शरीयत क्या होता है, कुरान एवं हदीस के सम्मिलित रूप को ही शरीयत कहते हैं। लेकिन बाबर ने नहीं बल्कि हुमायूं ने बादशाह को पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि माना था। तो हमारा केवल कौन सा कथन सही है, कथन एक सही है, कथन दो हमारा गलत है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण कर मुग़ल बादशाहों को खलीफा के आधिपत्य से मुक्त किया। जहांगीर ने स्वयं को इस्लामी कानूनों का अंतिम निर्णायक घोषित किया। पहला वाला कथन सही है, बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण कर मुग़ल बादशाहों को खलीफा के नाम मात्र के आधिपत्य से मुक्त कर दिया था। लेकिन दूसरा वाला कथन गलत है। जहांगीर ने नहीं बल्कि अकबर ने स्वयं को इस्लामी कानूनों का अंतिम निर्णायक घोषित कर बादशाह का जो पदवी थी उसको और श्रेष्ठ बना दिया था। तो दूसरा वाला कथन गलत है, फिर पहला वाला ही आपका सही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, कथन एक। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मुग़ल बादशाहों के दो कर्तव्य, मुग़ल बादशाहों ने मेनली जो है बादशाह के दो कर्तव्य माने। पहला कर्तव्य जहाँबानी और दूसरा जहांगीरी। तो इन दोनों के अर्थ क्या क्या है, जहाँबानी का अर्थ उन्होंने क्या माना, राज्यों पर अधिकार करना, एवं जहांगीरी का अर्थ राज्यों की रक्षा करना था। ये कथन है, लेकिन दोनों ही कथन गलत है। जहाँबानी का अर्थ होता है राज्यों की रक्षा करना, एवं जहांगीरी का अर्थ क्या होता है, राज्यों पर अधिकार करना। रस याद कीजिएगा, जहांगीरी है तो राज्यों पर राज्य हो गया और अधिकार में रह गया। याद करने का यही तरीका। जहांगीरी का अर्थ क्या हो गया, राज्यों पर अधिकार करना, जबकि जहाँबानी का क्या अर्थ हो गया, राज्यों की रक्षा करना, स्वयं के राज्यों की रक्षा करना और दूसरे राज्यों पर अधिकार करना। ये उनका दो कर्तव्य उन लोगों ने माना था। तो इसमें से दोनों ही कथन हमारे गलत हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, मुग़ल प्रशासन सैन्य शक्ति पर आधारित विकेंद्रीकृत व्यवस्था थी और मंत्रिपरिषद के लिए विजारत शब्द का प्रयोग किया गया। तो मुग़ल प्रशासन सैन्य शक्ति पर आधारित विकेंद्रीकृत नहीं बल्कि केंद्रीकृत व्यवस्था थी, जिसमें संपूर्ण शक्तियाँ किसके पास नहीं थी, जो उनका मुग़ल बादशाह था उसके पास। तो ये सैन्य शक्ति पर आधारित विकेंद्रीकृत नहीं बल्कि एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी। पहला वाला कथन आपका जो है वो गलत हो गया। और मंत्रिपरिषद के लिए विजारत शब्द का प्रयोग किया गया। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है मुग़ल प्रशासन में विजारत क्या होता है तो वो मंत्रिपरिषद था, ठीक है। तो दूसरा वाला जो है वो कथन सही है, जबकि पहला वाला आपका कथन जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है, मुग़ल कालीन प्रशासन में अधिकार का बंटवारा कहाँ से लिया गया, मिस्र शासकों द्वारा अपनाई गई प्रणाली पर आधारित था। और मनसबदारी व्यवस्था कहाँ से ली गई, मध्य एशिया से ग्रहण की गई थी। तो दोनों कथन सही हैं। मुग़ल कालीन प्रशासन में जो अधिकार का बंटवारा किया गया था विभिन्न सब में, वो मिस्र शासकों द्वारा प्रणाली पर आधारित था। मिस्र शासक याद रखिएगा। और मनसबदारी व्यवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है। मनसबदारी व्यवस्था से रिलेटेड कई फैक्ट्स हैं जिसको हम लोग आगे के वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें ये आनुवांशिक थे कि नहीं, इनको स्थानांतरित किया जा सकता था कि नहीं, वेतन कैसे दिया जा सकता, ये सारे जो फैक्ट्स हैं उसको हम लोग उसमें आगे वीडियो में कवर कर लेंगे। तो फिलहाल अभी ये जान लीजिए कि मनसबदारी व्यवस्था कहाँ से ली गई थी, तो मध्य एशिया से ली गई थी। तो दोनों कथन आपके सही हैं, तो इसमें एक और दो दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मुग़ल प्रशासन में वजीर के पास केवल सैनिक अधिकार थे और जहांगीर ने वजीर के एकाधिकार को समाप्त कर उसके अधिकार दीवान, मीरबख्शी इत्यादि में बांट दिए। तो पहला वाला कथन और दूसरा वाला दोनों गलत है। मुग़ल प्रशासन में जो वजीर था वो बाबर एवं हुमायूं के समय में उसका महत्व अत्यधिक था और उसके पास सैनिक एवं असैनिक दोनों अधिकार थे। मैंने वीडियो में बताया इससे पहले की वीडियो में। तो आप लोग एक बार इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और जहांगीर ने नहीं बल्कि अकबर ने वजीर के एकाधिकारों को समाप्त करने के लिए दीवान, मीरबख्श इत्यादि पद को सृजित किया था और उसके अधिकारों को बांट दिया था। तो दोनों कथन इसमें गलत हो गए। आपका तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, दीवान पद की स्थापना अकबर ने अपने शासन के 8वें वर्ष में की थी। यह वित्त एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो भी मैंने बताया कि जो वजीर के पद को, वजीर के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए ही अकबर ने ही 8वें वर्ष में क्या की, दीवान पद की स्थापना की।
और यह वित्त एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। दोनों सही हैं, आंसर हो जाएगा थर्ड वाला आपका। अगला क्वेश्चन क्या है, दीवान की नियुक्ति उनके सैनिक योग्यता पर की जाती थी और दीवान का स्थानांतरण नहीं होता था। तो दीवान की नियुक्ति उनके सैनिक योग्यता पर नहीं बल्कि उनके व्यक्ति योग्यता पर की जाती थी, तो पहला वाला कथन गलत हो गया। और दीवान का स्थानांतरण होता था ताकि किसी का भी केंद्रीकरण कर कोई भी विद्रोह वगैरह न करे, तो अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए जो मुगल प्रशासक जो थे वो इनका स्थानांतरण किया करते थे। तो दोनों कथन आपके जो हैं वो गलत हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दीवान वित्त मंत्री होते हुए अपनी इच्छा से धन व जागीरें दे सकता था। मुगल काल में अरशद खान ने 31 वर्षों तक दीवान पद पर कार्य किया था। दीवान वित्त मंत्री होते हुए भी अपनी इच्छा से धन व जागीरें नहीं दे सकता था। ये पहला वाला कथन जो है वो गलत है। मुगल काल में सबसे ज़्यादा वर्षों तक किसने दीवान पद पर कार्य किया था, तो वो अरशद खान थे जिसने 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया था। तो केवल कथन 2 सही है, कथन 1 जो है वो आपका गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है, मीर बख्शी सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मुगल काल में मीर बख्शी सेना नायक एवं स्थायी वेतन का अधिकारी होता था। तो मैंने वीडियो में बताया था कि मीर बख्शी सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी तो होता था, लेकिन वो सेना नायक एवं स्थायी वेतन का अधिकारी नहीं होता था। वो केवल युद्ध के समय में ही सैनिकों को वेतन दिया करता था। बाकी समय में दीवान तन नाम का जो पद था, जो व्यक्ति उसको संभालता था, वो वेतन वगैरह दिया करता था। ये सरखत पे नाम का एक पत्र था जिस पे हस्ताक्षर करता था, जिसके द्वारा सैनिकों का मासिक वेतन निर्धारित होता था। तो दोनों पहला वाला कथन आपका सही है, लेकिन दूसरा वाला आपका सही नहीं है। वो सेना नायक एवं स्थायी वेतन अधिकारी नहीं होता था। अगला क्वेश्चन क्या है, मीर बख्श को युद्ध के दौरान एवं युद्ध के पश्चात सेना को वेतन बांटने का अधिकार था। मीर बख्श के सरखत नामक पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना का मासिक वेतन निर्धारित था। तो अभी मैंने बताया कि मीर बख्श को केवल युद्ध के दौरान ही वेतन बांटने का अधिकार था। युद्ध के पश्चात वेतन वगैरह बांटने का काम कौन करता था, दीवान तन नाम का जो पद संभालता था। और मीर बख्श के सरखत नामक पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ही सेना का मासिक वेतन निर्धारित होता था। तो केवल कथन 2 सही है, कथन 1 जो है आपका वो गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है, मीर शमा घरेलू मामलों का प्रधान होता था। हुमायूं ने अपने शासनकाल में इस पद की स्थापना की। तो पहला वाला तो सही है, मीर शमा घरेलू मामलों का प्रधान होता था, अर्थात जो महल वहल से रिलेटेड या पारिवारिक मामले होते थे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति वगैरह मीर शमा के द्वारा की जाती थी। लेकिन इस पद का सृजन हुमायूं ने नहीं बल्कि अकबर ने किया था। तो इसमें भी पहला वाला जो कथन है वो हमारा वो सही है, दूसरा वाला जो है वो गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, कथन 1। अगला क्वेश्चन क्या है, शत्रु उस सुदूर धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार होता था। इनको मनसब प्रदान करने का उदाहरण नहीं है। मैंने वीडियो में बताया था अभी कि शत्रु सुदूर जो है धार्मिक मामलों, वजीफ़ा और विद्वानों को करमुक्त भूमि देखना, खालसा भूमि देखना, इनका ये सब का काम कौन करता था, शत्रु सुदूर करता था। लेकिन इनको मनसब प्रदान करने के कई उदाहरण मिले हैं, औरंगजेब वगैरह शाहजहाँ ने दिए थे। साधारण रूप में इनको मनसब नहीं दिया जाता था, इनको करमुक्त भूमि दी जाती थी, लेकिन कई इनको 1-2 एग्जाम्पल इसको मिले हैं। तो अगर ये पूछेगा कि इनको मनसब प्रदान करने का कोई उदाहरण नहीं है, तो ये वाला गलत है, पहला वाला ही आपका सही है। अकबर एवं शाहजहाँ के द्वारा इनको मनसब प्रदान करने के उदाहरण प्राप्त होते हैं। तो कथन 1 जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मुगल काल में शाहजहाँ ने मोहतसिब नामक अधिकारी की नियुक्ति की। मोहतसिब का कार्य प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल एवं कभी कभी नाप तौल एवं वस्तुओं के मूल्य को निश्चित करना होता था। तो मुगल काल में शाहजहाँ ने नहीं बल्कि औरंगजेब ने मोहतसिब नामक अधिकारी की नियुक्ति की। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाए, कथन गलत हो जाएगा। और मोहतसिब का कार्य प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल एवं कभी कभी नाप तौल एवं वस्तुओं का मूल्य निश्चित करना था। तो कथन 2 जो है वो आपका वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अकबर के शासनकाल में मुगल प्रदेशों को प्रांतों की अपेक्षा जिलों में विभक्त किया गया था। अकबर ने ही प्रांतीय प्रशासन के लिए एक नया और विस्तृत आधार प्रस्तुत किया। तो मैंने वीडियो में बताया था कि हुमायूं एवं बाबर के समय में जो मुगलों के जो प्रदेश वगैरह थे वो जिलों में विभक्त थे, लेकिन अकबर ने क्या किया, इनको संगठित और अधिक व्यवस्थित करके प्रांतों में विभक्त किया। तो अगर पूछेगा पहला वाला कथन आपका गलत है, क्योंकि ये जो था, एक मिनट, हाँ, ये जो था आपका अकबर के शासनकाल में नहीं बल्कि बाबर एवं हुमायूं के शासनकाल में ये जिलों में विभक्त था। और अकबर ने ही प्रांतीय प्रशासन के लिए नया और विस्तृत आधार प्रस्तुत करते हुए सारे प्रशासन को सूबों में या प्रांतों में विभक्त किया था। तो पहला वाला आपका कथन जो है वो गलत है, दूसरा वाला ही आपका सही है। याद रखिएगा, अकबर ने ही सारे जो उनके प्रदेश वगैरह थे उनको प्रांतों में बांटा,
फिर सूबा कई जो उसके भाग थे कैसे थे, सूबा अर्थात प्रांत हो गया, सरकार अर्थात जिला हो गया, परगना हो गया और गांव हो गया। जिस तरीके से इस समय आपकी व्यवस्था है, केंद्र में मान लीजिए मुगल शासक हो गए, उस तरीके से फिर नीचे प्रांत जैसे यूपी वगैरह हो गए जिसको सूबा कहा गया, जिले आपके जैसे वाराणसी वगैरह हो गया, ये आपके सरकार हो गए, उसके नीचे फिर तालुका वगैरह हो गया और लास्ट में गांव वगैरह हो गया। तो ये जो व्यवस्था किसने की, अकबर ने की थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सूबे के सूबेदार को सूबे में केवल सैनिक अधिकार ही प्राप्त होते थे, सूबेदार का एक सूबे से दूसरे सूबे में स्थानांतरण प्रतिबंधित है। तो पहला वाला कथन गलत है। सूबेदार को सूबे में जैसे जो सूबा हो गया या प्रांत हो गया, उसका जो प्रशासनिक अधिकारी कौन था, वो सूबेदार था, तो उसको वहाँ पे सैनिक एवं असैनिक दोनों अधिकार प्राप्त होते थे। पहला वाला कथन गलत है। एवं ये ज़्यादा शक्तिशाली न हो जाए इसलिए इनका स्थानांतरण भी होता रहता था। तो दोनों ही कथन आपके जो है वो गलत है। अगला क्या है, मुगल काल में गवर्नर को किसी भी राज्य से संधि एवं सरदारों को मनसब प्रदान करने का अधिकार था और राजपूतों से संधि करने एवं उन्हें मनसब प्रदान करने का अधिकार गुजरात के गवर्नर टोडरमल को दिया गया। पहला वाला कथन गलत है। मुगल काल में गवर्नरों को किसी भी राज्य से संधि एवं सरदारों को मनसब प्रदान करने का अधिकार नहीं था, लेकिन अपवाद स्वरूप गुजरात के जो गवर्नर थे टोडरमल, उनको राजपूतों से संधि करने एवं मनसब प्रदान करने का अधिकार दिया गया था। साधारण रूप में किसी को नहीं था, अपवाद स्वरूप में केवल टोडरमल को दिया गया था। तो केवल कथन 2 जो है वो आपका सही है और कथन 1 जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रांतीय बख्शी सेना का वेतन अधिकारी होता था जबकि केंद्रीय मीर बख्शी सेना का वेतन अधिकारी नहीं होता था। केंद्र में सेना का जो वेतन अधिकारी होता था वो दीवाने तन होता था। तो दोनों ही सही हैं। प्रांतीय बख्शी मैंने एक वीडियो में बताया था कि जैसे केंद्र के स्तर पे हो गया मीर बख्शी, उसी तरह प्रांतीय स्तर पे मीर बख्शी जो कि सेना से रिलेटेड चीज़ें देखता था। तो वो जो प्रांत के स्तर का है वो तो सेना का वेतन अधिकारी होता था, लेकिन केंद्र का जो है वो मीर बख्शी सेना का वेतन अधिकारी नहीं होता था। केंद्र में सेना का वेतन अधिकारी दीवाने तन होता था। तो दोनों ही आपके कथन जो है वो सही है। आंसर आपका 3rd वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सरकार का मुख्य प्रशासक फौजदार होता था, अमल गुजार सरकार का वित्त अधिकारी होता था। नीचे लेवल पे आ जाइए, सरकार मतलब जिला हो गया, तो जिले का जो मुख्य प्रशासक कौन हो गया, फौजदार होता था। इसका काम क्या होता था, कानून व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, इस सब के राजस्व व्यवस्था, इन सब में हेल्प करना होता था। और अमल गुजार जो है सरकार का वित्त अधिकारी था, जिसका काम लगान वगैरह वसूलना होता था। तो दोनों जो है वो आपके कथन इसमें सही है। आंसर 3rd वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कोतवाल का प्रमुख कार्य शांति, सुरक्षा, स्वच्छता एवं न्यायिक व्यवस्था स्थापित करना था और परगने का प्रमुख अधिकारी सीकदार होता था। अब जैसे जिले के स्तर में सरकार वगैरह में कोतवाल नियुक्त की जाते थे, जिनका प्रमुख कार्य क्या होता था, शांति बनाए रखना, सुरक्षा, अब जो न्यायिक व्यवस्था थी, न्यायिक कार्य करना, ये सब जो है कोतवाल का कार्य होता था। और परगना उससे नीचे लेवल पे आ जाइए, सरकार से नीचे, तो परगने का प्रमुख अधिकारी कौन होता था, सीकदार, याद रखिएगा। तो दोनों ही कथन आपके इसमें सही हैं। जहांगीर ने 1 करोड़ दाम के मालगुजार वाले परगने में आमिल नियुक्त किया, जिसे करोड़ी कहते थे। शाहजहां के शासनकाल में परगना अमीन की नियुक्ति हुई। तो पहला वाला कथन आपका गलत है, क्योंकि अकबर ने उसकी आमिल की नियुक्ति की थी, जिसे करोड़ी कहते थे। और कहाँ नियुक्ति की, ऐसे जगहों पे जिनका जो है 1 करोड़ दाम मालगुजारी आता था, वहाँ पे उन्होंने ऐसे परगने जहाँ पे वो मालगुजारी 1 करोड़ दाम आता था, वहाँ पर अकबर ने आमिल की नियुक्ति की, जिसे करोड़ी कहते थे, ना कि जहांगीर ने। और शाहजहां के शासनकाल में परगना अमीन की नियुक्ति की गई थी, जिसका कार्य क्या था, आपका जो है मालगुजारी निर्धारण करना था। तो पहला वाला कथन गलत है, दूसरा वाला ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, गांव एक स्वायत्त संस्था के रूप में थी, जिसका प्रशासन मुगल अधिकारी के बजाय ग्राम प्रधान के द्वारा होता था और ग्राम प्रधान को खुद मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। मुगल जो बादशाह थे, उन्होंने गाँव को स्वायत्त संस्था के रूप में माना और इसका प्रशासन मुगल अधिकारी न करके बल्कि ग्राम प्रधान करते थे। ग्राम प्रधान के अन्य नाम क्या थे, खुद मुकद्दम एवं चौधरी। तो जो 3rd वाला वो आंसर सही है, दोनों कथन आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मावदा, दीह एवं नगला मुगल प्रशासन में क्या थे। तो जो परगने के अंतर्गत जो छोटे छोटे क्षेत्र आते थे, गांव वगैरह आते थे, उनको क्या कहते थे, मावदा, दीह कहते थे। मावदा, दीह के अंतर्गत जो छोटे कस्बे आते थे, उनको नागला कहते थे। तो आंसर आपके क्या हो गया, ऑप्शन क्या क्या है, वित्त अधिकारी, सैन्य अधिकारी, सिंचाई कर। तो चौथा वाला आपका सही है। परगनों के अंतर्गत जो गाँव एवं बस्तियाँ होती थी, उनको मावदा, दीह एवं नागला कहते थे।
शाहजहाँ के शासनकाल में परगनों एवं सरकार के बीच एक और इकाई का निर्माण हुआ, उसका नाम क्या था? ऑप्शन क्या क्या है? दस्तूरी, नानाकार, चकला एवं खिल्लत। तो जो चकला है इसका निर्माण किया गया था किसके द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा। ये क्या था? परगनों एवं सरकार के बीच एक इकाई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? खिल्लत जो होता है एक सरकारी एक सम्मान का वस्त्र होता है जो कि मुगल बादशाह विशेष अवसरों पर कुछ लोगों को दिया करते थे, याद रखिएगा। अगला क्या है? मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल किस मुसद्दी नामक अधिकारी करता था? और मुगल काल में कारखानों के प्रशासन के लिए दीवाने बयूतात नामक विभाग की स्थापना की गई। तो दोनों ही सही हैं। कारखाने का जो है सी वाला आंसर सही है। बंदरगाहों का प्रशासन मुसद्दी नामक अधिकारी, और कारखानों का प्रशासन दीवाने बयूतात का अर्थ क्या होता है? कारखाना होता है। तो इसीलिए एक विभाग की भी स्थापना की गई थी कारखानों के लिए। मुगल काल में खिल्लत एक सम्मान की पोशाक थी। औरंगजेब के शासनकाल में शुभों की संख्या सर्वाधिक 20 हो गई थी। तो दोनों ही सही हैं। मुगल काल में भी मैंने बताया कि खिल्लत एक सम्मान की पोशाक थी जो कि बादशाह विशेष अवसरों पर लोगों को दिया करते थे। और औरंगजेब के शासनकाल में शुभों की संख्या सर्वाधिक 20 हो गई थी। बीजापुर, गोलकुंडा वगैरह को उसने मिला लिया था। तो सबसे ज़्यादा अगर सूबे किसके शासनकाल में थे तो वो औरंगजेब के शासनकाल में, क्योंकि अकबर के शासनकाल में 12 और लास्ट के समय में उसके 15 हो गए थे, और जहांगीर में भी इतने ही थे, और शाहजहाँ में 18 हो गए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा औरंगजेब के शासनकाल में सूबों की संख्या कितनी हो गई थी? 20 हो गई थी। तो जो है आपके दोनों ही इसमें आंसर सही है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में कितने सूबों का वर्णन किया है? तो अबुल फजल ने आईने अकबरी में 12 सूबों का वर्णन किया है। 3 सूबे जो लास्ट के थे, खान और ये अहमदनगर वगैरह, उसको इसने शामिल नहीं किया है। तो इसमें जो है जितने भी फैक्ट्स आपके प्रशासन से और उनके अधिकारियों से रिलेटेड जो मोस्ट अधिकारी इंपॉर्टेंट अधिकारी थे उसको हम लोगों ने इसमें कवर कर लिया है। इसके आगे के वीडियो में पहले हम लोग वो देख लेंगे जो राजस्व व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली और उनकी जो है उसमें मनसबदारी वगैरह से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसके रिलेटेड पहले फैक्ट्स देख लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को अगर मेरे सारे क्वेश्चन पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।